Assalamualaikum everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट ज़ोन। तो आज हमारी एचटीएमएल की क्लास है। आज वो सारे बेसिक टेक्स्ट वगैरह बताऊंगा जो बाकी रह गए थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक से। तो सही से आप सब पढ़ना ताकि बिल्कुल इजीली समझ आ जाए, और इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से काफ़ी सारे टेक्स्ट जो है वो आप पढ़ चुके हैं। बाकी जो टेक्स्ट रह गए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 2। अब इस फ़ोल्डर को मैंने ओपन किया और इसके बाद में मैं जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ cmd, इसका मतलब कमांड। और उसके बाद यहाँ पर मैं कोड स्पेस डॉट प्रेस कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि इसी पाथ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे एक फ़ाइल बनानी है .html, उसकी एक्सटेंशन होगी। तो मैं सिंपल यहाँ पर इस प्लस आइकन पर जाता हूँ। अब यहाँ से जो है, ये जो आइकन है, यहाँ से आप फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो दूसरा जो आइकन है, ये फ़ोल्डर आइकन है, तो यहाँ से आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे अभी मुझे फ़ाइल बनानी है HTML की, तो मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स डॉट HTML। अब मैं क्या करता हूँ, Shift 1 प्रेस करता हूँ, तो ये बॉयलर प्लेट, ये जो कोड है, ये पूरा कोड आ जाएगा इसलिए। अच्छा, इसमें से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये हेडिंग्स हमने पढ़ चुके हैं। इसी तरह पैराग्राफ भी हमने पढ़ लिए थे। अब बाकी स्ट्रॉन्ग, बी टैग, आई टैग, यू टैग, ये सारी चीज़ें बाकी है। तो इस टैग को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक टाइटल को सेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ दे दिया प्रैक्टिस वेबसाइट। अब मैं आता हूँ बॉडी में और यहाँ पर एक सिंपल हेडिंग लिखता हूँ H2। और यहाँ पर एक टाइटल दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ देता हूँ। अब VS कोड क्या है, हमें एक कीवर्ड यूज़ करना होता है, लॉरेम। लॉरेम से क्या होता है कि ये सिंपल मुझे एक पैराग्राफ दे देता है लॉरेम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉरेम, मुझे सजेस्ट भी कर दिया। और यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रेस किया तो मुझे एक सिंपल पैराग्राफ दे दिया। और ये पैराग्राफ में ऐसी वर्डिंग होती है जो कहीं पर भी नहीं होती है, मतलब कि इसका जो भी मीनिंग वगैरह है वो कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपल हमें ऐसी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। अब ये है कि इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसमें 1000 पैराग्राफ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, सिंपल दोबारा लॉरम लिखता हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो अब मुझे ये क्या कह रहे, क्या 2 पैराग्राफ मुझे दे दिया।
मैं इसको हटा के दोबारा आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मुझे ये दो पैराग्राफ दे चुका है। पहला पैराग्राफ यहाँ तक है और दूसरा जो पैराग्राफ है यहाँ है। अब इसमें से मैं ये करता हूँ कि बी टैग यूज़ करता हूँ। बी टैग, बी टैग का काम क्या है? बी टैग का जो काम है बोल्ड करना। अब जैसे मैंने यहाँ पर बी टैग यूज़ किया है और यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कट करता हूँ यहाँ से और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इस टैग को यहाँ पर ये क्या करेगा कि यहाँ पर इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। इसको मैं दिखाता हूँ लाइव सर्वर पर। अब ये थे कि इस टेक्स्ट को इसने बोल्ड किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं इटैलिक करता हूँ। तो इटैलिक करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है आई टैग। अब ये टेक्स्ट इटैलिक हो चुका है। इसी तरह एक और टैग यूज़ किया जाता है अंडरलाइन। तो ये टैग क्या करता है, ये अंडरलाइन कर देगा इस टैग पे, इस टैग्स पर। इसी तरह एक टैग यूज़ किया जाता है स्ट्राइक। ये एक लाइन बीच में शो कर देगा। अब देखिए हमने सबसे पहले हमने क्या किया, इस टेक्स्ट को बोल्ड किया, उसके बाद हमने एक टेक्स्ट को इटैलिक किया, इसी तरह एक टेक्स्ट को हमने अंडरलाइन दिया और एक टेक्स्ट को हमने स्ट्राइक कर दिया। अब एक तरीका ये है। अब एक और इसका एक दूसरा तरीका है। अगर जैसे कोई भी वेबसाइट आपके कोड को पढ़ता है तो वो कोड से पढ़ेगा। जैसे अब यहाँ पे मैंने टैग यूज़ किया हुआ है बी, इसी तरह आई, इसी तरह यू यूज़ किया हुआ है। तो वो क्या समझेगा कि सिंपल ये ऐसे ही बोल्ड किया हुआ है। पर अगर हमें किसी टैग्स पर ज़ोर देना हो, मतलब कि ये किसी टैग्स को हमें इम्पोर्टेंट देना हो कि ये जो टैग्स है जो बोल्ड किया हुआ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टैग्स है, तो अब पढ़ने वाला अगर जैसे बी टैग यूज़ करता है तो वो उसे ऐसे ही देखकर इग्नोर कर देगा। बट इसके अलावा अगर कुछ और टैग्स वगैरह को यूज़ किया जाएगा जिस तरह के उस टैग्स को हमें अहमियत देनी हो, तो उस टैग्स के लिए हमें एक यूज़ करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग कीवर्ड। स्ट्रॉन्ग कीवर्ड क्या करता है, ये भी टैग्स को बोल्ड करता है। बट इससे जो भी इसका रीडर है, जो भी इस कोड को पढ़ेगा, तो वो देखते साथ समझ जाएगा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट बात कही हुई है, तो इस वजह से ये टैग को यूज़ किया गया है। तो अब देखें यहाँ पर भी टेक्स्ट जो है बोल्ड हो गया है। अच्छा, एक और टेक्स्ट जो यूज़ किया जाता है ई एम। जिस तरह हमने इटैलिक यूज़ किया था तो इसी तरह ई एम भी वही काम करता है। पर ई एम इसलिए हमने यूज़ किया है ताकि इस टेक्स्ट को हमें अहमियत देनी है, तो इस वजह से हमने ये टैग को यूज़ किया है। सिंपल उस टैग को भी यूज़ कर सकते हैं बट हर चीज़ की एक अलग अपनी अपनी एक वर्थ होती है। अब देखिए ये टैक्स यहाँ पर इटैलिक हो चुका है। अब इसी तरह टैग है एच आर टैग, सुपर टैग्स और सब्सक्रिप्ट टैग।
अब ये क्या है, अगर हमें इस टैक्स के बाद हमें अगर कोई लाइन देना हो तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा, मतलब ये समझ लिए कि इस टैक्स के नीचे हमें एक अंडर लाइन देनी है। तो उसके लिए हमने सिंपल जो यूज़ करना है एच आर टैग। एच आर टैग क्या करता है कि हमें एक विद दे देगा, एक अंडर लाइन हमें एक दे देगा। तो अब देखिए इस टैक्स के नीचे जो है अंडर लाइन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये आखिरी पूरे पैराग्राफ एंड हो जाए जब, तो उसके बाद ये अंडर लाइन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज़ कर दूँगा यहाँ से। और मैं बिल्कुल पैराग्राफ टैग के बाद मैं एक एच आर टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये सब पैराग्राफ के बिल्कुल एंड में अंडरलाइन हमें एक दे दिया। अब इसकी विड्थ वगैरह हाइट वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको विड्थ दे दूँ 5, कलर भी देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। अब हमें ये समझ में आ रहा है। इसको एक प्रॉपर्टी और मैं देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब देखिए हमने क्या किया कि हमने इसकी ये जो एच आर टैग है इसकी हमने विथ दे दी। विथ का मतलब ये है कि ये जो विथ ले रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो विथ दी है वो 50% दी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने अगर 100% 100% देते तो ये जो विथ जो है ये पूरी विथ ले लेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरी विथ लेता है। और उसके बाद हमने कलर को यूज़ किया। कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लू है, इसी तरह पिंक है। तो अब यहाँ पे पिंक हो गया। अब इसी तरह आखिरी में मैंने जो दिया है साइज़ दिया है। इसका मतलब ये है कि हाइट, इस हॉरिजॉन्टल जो लाइन थे इसकी हाइट क्या है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल दे दिया 30। अब मैं इसको अगर 10 कर दूँ तो ये देखे, ये इसका जो इसकी जो साइज़ है वो ये है। तो ये बेसिकली इस तरह एच आर टैग यूज़ किया जाता है। एच आर मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, इसके बाद आप चाह रहे हो कि इस क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो टेक्स्ट है ये इसके बाद एक लाइन गैप करे, ब्रेक कर दे और उसके बाद हमें शो करे। अभी हमें सिंपल ये क्वेश्चन मार्क के बाद कि इसी लाइन में। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बी आर टैग यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये हमें एक लाइन ब्रेक कर देगा। आपकी मर्ज़ी है कि बी आर टैग जितने भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं दोबारा इसको बी आर लिख देता हूँ, फिर ये यहाँ पर एक लाइन और ब्रेक कर देगा। इसके बाद एक टैग होते हैं सुपर। सब्सक्रिप्ट टैक्स टैग। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लिखना है कि अब मुझे जिस तरह लिखना है कि H2O। तो H2O का मतलब ये है कि H कैपिटल वैसे ही रहेगा और जो टू है टू यहाँ पर छोटा सा आ जाएगा।
इसी तरह आपने देखा होगा कि ए स्क्वायर, अब मैंने ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये मुझे अगर कोड पे लिखना है तो वो किस तरह मैं लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले सुपर टैग, पहले मैं यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले ए, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा 2, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब ये क्या होगा, ये हमें A2O शो कर रहा है। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं रियल लाइफ में दूँ तो H2O है। मैंने यहाँ पे लिख दिया H, यहाँ पे लिख दिया सुपर के टैग के अंदर मैंने लिख दिया 2, और यहाँ पे लिख दिया O। देखिए H2O इस तरह लिखाता है। ओ स्मॉल है तो इस वजह से छोटा लग रहा है, मैं इसको कैपिटल लिखता हूँ। तो अब देखिए H2O, तो इस तरीके से सुपर टैग काम करता है। मतलब सुपर को जो मतलब होता है वो नीचे 2 शो करता है। इसी तरह एक दूसरा जो टैग होता है सबस्क्रिप्ट टैग्स, तो मैंने लिखा ए, उसके बाद मैं लिखता हूँ सब स्क्वायर। ये बेसिकली समझ ले कि ये एक इक्वेशन बन रही है। ये देखिए ये इक्वेशन बन गई है। तो ये सब टैग है और ये सुपर टैग है। सब टैग काम ये करता है कि ये नीचे जो आप ये समझ लें एक्सपोनेंट, इससे समझ लें जिस तरह ऊपर एक्सपोनेंट होते हैं तो इसी तरह इसको एक्सपोनेंट समझ लें। इस तरीके से आप फार्मूला वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा टैग है ये भी फार्मूलास वगैरह में काम आते हैं। ये केमिस्ट्री में काम आएंगे और ये मैथ्स वगैरह में। तो ये दो टैग इस तरीके से यूज़ किया जाता है, सुपर और सब। इसके बाद हमने एंकर टैग पढ़ चुका था, किस तरीके से एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाना। इसके बाद हमने इमेज पढ़ रहा था। इसके बाद लिस्ट आती है। तो लिस्ट जो होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब जैसे आपने देखा होगा कि पॉइंट वाइज मैं यहाँ पर बताऊँ कि 1 2 3 इस तरीके से लिखी हुई आएगी और यहाँ पर कुछ नाम दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया ए मैंने, इसी तरह यहाँ पे लिख दिया बी। तो इस तरीके से एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ये ऑर्डर लिस्ट है। इसी तरह एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ ओ एल, ऑर्डर लिस्ट। ओ का मतलब है ऑर्डर, एल का मतलब है लिस्ट। तो ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। इसके बाद इसके अंदर एक और टैग यूज़ किया जाता है एल आई। इसका मतलब है ये है कि लिस्ट आइटम। मैंने यहाँ पर लिख दिया एप्पल बनाना ग्रेप्स ऑरेंज। ये मैंने लिख दिया ऑर्डर लिस्ट। अब मैं लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट।
अब देखिए ये जो है ये ऑर्डर लिस्ट है और ये है अनऑर्डर लिस्ट। इसकी दो टाइप होती है, एक स्क्वायर टाइप भी होती है और एक ये डिस्क टाइप होती है। और इसकी जो टाइप होती है, चार टाइप होती है। एक होती है कैपिटल ए, इसी तरह स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है। एक होती है, अच्छा इसमें एक और चीज़ ये है कि आप जैसे यहाँ पर सिंपल जो वन से इसकी स्टार्टिंग नंबर है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ ये 100 से स्टार्ट हो। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ इसकी टाइप और ऑर्डर लिस्ट की। तो मैं इसी ऑर्डर लिस्ट में आया और एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, टाइप। अब जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, 5 टाइप आ गई। अब ये वन तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है टाइप वन होती है। अब मैं ये करता हूँ कि इस कैपिटल ए से करता हूँ, तो जब कि मुझे जो शो करेगा कैपिटल ए से शो करेगा, ए बी सी, इस तरीके से। ये देखिए मुझे ए बी सी इस तरीके से मुझे टाइप दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्मॉल से इसको दे दूँ, तो ये स्मॉल से भी हमें दे देगा। अब इसी तरह रोमन में भी आप दे सकते हैं। इसी तरह एक और आता है कैपिटल आई, तो आप इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं। ये 5 टाइप थे। अच्छा वन का मैं बता देता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो नंबर जो है वो स्टार्ट करूँ 10 से, तो मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ स्टार्ट 10 से करो। तो अब ये मुझे वन के बजाय 10 से शो करेगा। तो ये इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट काम किया जाता है। अब आता हूँ अनऑर्डर लिस्ट पर। तो अनऑर्डर लिस्ट में भी एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, टाइप, जिस तरह ऑर्डर लिस्ट में यूज़ किया जाता है। अब मैंने जैसे ही स्क्वायर यूज़ किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो रेडियो बटन की तरह होता है पॉइंट वाइज। पर जैसे ही मैंने इसको स्क्वायर टाइप दिया तो ये स्क्वायर टाइप हो गया। तो इसकी दो टाइप होती है, इसी तरह ऑर्डर लिस्ट की और अनऑर्डर लिस्ट की। तो ये चीज़ भी हो गई डन। अब आते हैं टेबल्स में। आपने देखा होगा काफ़ी सारे चार्ट्स वगैरह जो होते हैं, जिस तरह के अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो उसमें हेडिंग्स वगैरह होती है। जैसे कि ये समझ लें कि जो पहली लाइन होती है वो, जैसे कि 9 क्लास हो गई, इसी तरह उसके बाद 10 क्लास हो गई, इसी तरह इसके बाद 11 क्लास हो गई। तो 9 10 11 12 ये 4 क्लासेस है। अब ये है कि ये हमारा जो होगा वो हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद जब हम देंगे इसमें डेटा, तो डेटा सेल में क्या होगा कि इसकी एक रॉ होगी, फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ। तो ये किस तरीके से काम होता है मैं इसको बताता हूँ। सबसे मैंने यूज़ किया टेबल टैग। टेबल टैग के बाद मैं यूज़ करता हूँ टी आर। टी आर का मतलब ये है कि टेबल रॉ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने टेबल रॉ में लिख दिया नेम एज। अब मैं दोबारा एक और टी आर यूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा टी डी, जो डेटा होगा हमारा। अब ये देखिए ये यहाँ पर नेम आ गया और ये एज आ गया, तो ये टेबल हेडर हो गया और ये टेबल डेटा हो गया। इस तरीके से टेबल जो है वर्क करता है। अब इसको आप स्टाइल्स वगैरह भी दे सकते हैं काफ़ी।
और डेटा जो है वो काफ़ी मल्टीपल डेटा भी हो सकता है, तो इस वजह से ये इस तरीके से आएगा। इसमें और आप और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जेंडर, और भी जो चीज़ भी आपको देनी है वो आप सारी चीज़ें दे सकते हैं। अच्छा, इसकी और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करती है। मैं यहाँ से आता हूँ टेबल वाले, ये अनऑर्डर लिस्ट की है, ये हमने पढ़ा था। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी तरह आती है, और स्क्वायर टाइप भी इसकी दे सकते हैं। लिंक्स भी हमने पढ़ लिए हैं। इमेज भी हमने पढ़ लिया है। ये आ गया टेबल। तो इसकी मैं एग्जांपल दे रहा था, ये रही एग्जांपल। तो ये पूरे एक टेबल से बना हुआ है। ये आपका टेबल हेडर आ गया। फिर ये कि यहाँ पे दो डेटा यूज़ किया गया हुआ है। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, टेबल रॉ लिखा था, टी आर लिखा था। इसका मतलब ये कि एक रॉ में हमें ये सारे जितने भी हम डेटा ले यहाँ पर लिखेंगे वो सारे एक रॉ पर आएगा। उसके बाद ये टी डी आपका एक, ये समझ लें कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पर ये आपका फर्स्ट कॉलम आ गया, इसी तरह ये आपका सेकंड कॉलम आ गया, इसी तरह थर्ड कॉलम आ गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसमें क्या क्या हुआ है, सिंपल इसने टेबल रॉ लिया हुआ है। टेबल रॉ के बाद इसने तीन डेटा लिया हुआ है टेबल डेटा का। इस एग्जाम्पल को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ यहाँ पर क्या शो होता है। अब देखिए यहाँ पे इससे खाली है, और यहाँ पे खाली क्यों है, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर हमने खाली हेडिंग एक दे दिया है। इसको पहले मैं फॉर्मेट में आता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक टी आर लिया हुआ है, टी आर में तीन हेडिंग दी हुई है। और जो पहली हेडिंग है उसको हमने खाली छोड़ दिया। उसके बाद हमने जो दूसरी हेडिंग है उसको हमने दे दिया। अब ये कॉलम का क्या मतलब है, स्कोप कॉलम। बेसिकली ये यहाँ पर बस यही बता रहा है कि ये जो स्कोप दिया हुआ है ये कॉलम में है, रॉ में नहीं है। इसी तरह यहाँ पे इसने दे दिया है दूसरे वाले में रॉ। स्कोप का वैसे इतना काम तो नहीं है, अभी आप इसको रहने दें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है।
मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो ये है, जैसे कि ये एक 9 क्लास है, 9 और 10 क्लास, 11 क्लास और 12 क्लास, ये चार क्लासेस आ गए। अब ऐसा ये होता है कि 9 और जो 10 क्लास है उनको उनका उनकी जो है वो ज्योग्राफी की क्लास है। तो अब हमने क्या कर दिया, एक ही कॉलम में सेट कर दिया कि 9 क्लास और 10 क्लास का हमने एक अलग से वो नहीं बनाया। हमने सिंपल ये दो टीडी की नहीं है, ये एक ही टीडी है और इसको हमने कोलैप्स कर दिया है। कोलैप्स किस तरीके से किया है, सबसे पहले हमने एक टी आर टैग लिया। ठीक है, टी आर का मतलब ये है कि ड्रॉ, टेबल ड्रॉ। इसके बाद हमने चार हेडिंग दे दिए, 9 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, और ये चार हेडिंग आ गई फर्स्ट रो में। उसके बाद हमने क्या किया, जो सेकंड रो है उसमें हमने क्या किया, मंडे दे दिया सेकंड रो में की जो हेडिंग है। सबसे पहले हमने क्या किया, चार टी आर दिया, तो उसमें ये चार हेडिंग दिए, तो ये चार हेडिंग यहाँ पर आ गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो में हमने एक हेडिंग दी है मंडे की, तो एक जो हेडिंग हमने दिया मंडे की वो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, टेबल में डेटा दिया है। अब वो डेटा क्या है, पहला जियोग्राफी है, और दूसरा जो है मैथ है, तीसरा आर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम्स कितने बन रहे हैं अगर देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट कॉलम आ गया, ये आपका सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम और ये फिफ्थ कॉलम। इसका मतलब ये है कि ये पांच कॉलम है। ठीक है, अब जो फर्स्ट कॉलम में जो आया, पांच कॉलम में से फर्स्ट कॉलम में आ गया मंडे, हेडिंग आ गई। ठीक है, अब सेकंड में आपका ये जियोग्राफी आ गया, थर्ड में मैथ और फोर्थ में आर्ट आ गया, और कॉलम थे हमारे पास पाँच। तो अब ये तो गलत हो गया, हमने चार कॉलम दे दिया है। तो इसी वजह से हमने क्या किया कि 9 और 10 क्लास जो है उसकी जो टीचर है वो एक ही टीचर से, तो वो एक ही टीचर पढ़ाती है 9 10 को जियोग्राफी, वो जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाती है। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको कोलैप्स कर दिया दो में, दो कॉलम में हमने कोलैप्स कर दिया है। तो इस वजह से ये जो जियोग्राफी है ये जो दो कॉलम्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, जियोग्राफी जो है वो 9 और 10 दोनों को लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको मैं तीन कर देता हूँ तो ये तीन में हो जाएगा। अब देखिए ये तीन कॉलम में हो गया। तो इस वजह से इस तरीके से हम कॉल स्पैन को यूज़ करते हैं। अब इसी तरह ट्यूसडे में देखिए इसने तीन कॉलम लिया हुआ है, पांच डेटा होना चाहिए हमारे पास, पहला डेटा ये रहा, दूसरा डेटा ये रहा, तीसरा डेटा ये रहा, और जो हमारे पास कॉलम थे वो पांच थे। तो हमने क्या किया, इस जिम को कर दिया रैप तीन कॉलम में। अब ये तीन कॉलम की जगह ले रहा है जिम, ये देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये जिम जो है वो तीन कॉलम की जगह ले रहा है। तो इस तरीके से टेबल में काम कर सकते हैं आप। अच्छा, जिस तरह आपने टेबल हेड यूज़ किया था टी एच टैग, तो इसी तरह आप टी एफ भी यूज़ करते हैं, टी ए फुट भी यूज़ कर सकते हैं टेबल फुट के लिए, मतलब कि फुटर के लिए। अब ये एग्जाम्पल है, ये किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आप। सबसे पहले टेबल रॉ लिया और उस टेबल रॉ में हमने दे दी तीन हेडिंग टी एच। उसके बाद हमने टेबल रॉ दोबारा गिन लिया और इसमें टेबल डेटा लिख दिया। पहले टेबल टी एच लिखा और उसके बाद दो टी टी लिख दिया, फर्स्ट टी एच लिख दिया और दो टी टी लिख दिया, इस तरीके से।
आप ये चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इस टेबल को डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पर सिंपल डिज़ाइन करता हूँ। एट्रीब्यूट एक आता है, एट्रीब्यूट यूज़ बॉर्डर। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल। तो जो इसकी विथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पिक्सल। अब देखिए इसकी विथ जो है वो 2 पिक्सल हो गई। अगर मैं 1 पिक्सल करूँगा तो और इसकी विथ कम हो जाएगी। और इसको मैं कलर दे देता हूँ। अब हमने क्या किया इसमें, एक 1 पिक्सल की विथ ले ली, और इसका जो बैकग्राउंड कलर कलर है वो पिंक हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये टेबल चैप्टर हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं फॉर्म्स में। फॉर्म्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। फॉर्म्स में आप टैग्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह फॉर्म्स में जैसे यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। इसी तरह डिस्क्रिप्शन देते हैं। इसी तरह अगर जेंडर को पूछा जाए तो उसमें रेडियो बटन यूज़ किया जाता है। इसी तरह चेक बॉक्स होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है ये सब। तो एक एक करके सारी चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद एक बटन होता है, सबमिट बटन। अब जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ एग्जांपल के तौर पे, यूज़र नेम यहाँ पर आपको लिखना है, और उसके बाद मैं जो वोट करूँगा इसके लिए वोट करूँगा, तो एक रेडियो बटन है। लास्ट में एक सबमिट बटन दे दिया। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक टैग यूज़ करते हैं, फॉर्म। जिस तरह सबका टैग होता है इसी तरह एक फॉर्म टैग भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें दो एक्शन जो है बेसिकली यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक लिंक्स दिया हुआ है, पीएचपी लिंक दिया हुआ है। और इसमें जो मेथड यूज़ किया हुआ है वो गेट का मेथड यूज़ किया हुआ है। तो आप एक्शन को क्या करें, एक्शन को ऐसे ही खाली छोड़ दें। और उसके बाद जो दूसरा आता है मेथड, तो दो तीन मेथड होते हैं, ज़्यादातर दो को यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है, गेट और पोस्ट। तो बेसिकली पोस्ट जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग फॉर्म जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, आप ये समझ लें। और जो गेट जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो हमने यहाँ पर मेथड गेट का हमने मेथड यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक लेबल यूज़ किया। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर जैसे नाम आपको इनपुट करना है तो मैं इसमें दिखाता हूँ। अब जैसे ये एक इनपुट टाइप दिया हुआ है, ये एक इनपुट टाइप है।
अगर आपने टाइप्स के में ये पढ़ा होगा तो उसमें जब आप इंक्वायरर को यूज़ करते तो उसमें डायरेक्ट शो नहीं करता था कि क्या हमें इनपुट करना है, तो हमें अलग से लिखना होता था। तो इसी तरह इसमें भी यही है कि सबसे पहले हम एक लेबल देते हैं। लेबल का मतलब यही होता है कि हेडिंग समझ लें, ये एक हेडिंग की तरह होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लेबल देंगे और उस लेबल के बाद इनपुट टाइप। तो हमने क्या किया, एक लेबल दे दिया यहाँ से लेबल, और उस लेबल में हमने दे दिया फोर। अब फोर एक एट्रीब्यूट है, ये फोर एट्रीब्यूट है, और इसकी अब जो हमने वैल्यू दे दी फर्स्ट नेम। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो पूछ रहे हैं वो फर्स्ट नेम पूछ रहे हैं। और बी आर टैग हमने किस लिए यूज़ किया था, लाइन ब्रेक करने के लिए। अब इसके बाद हमने इनपुट टाइप ले लिया। अब ये टाइप काफ़ी सारी टाइप होती है, जिस तरह टाइप टेक्स्ट टाइप एक हो गई, इसी तरह पासवर्ड एक टाइप हो गई, इसी तरह आप बात करें ईमेल एक टाइप है, इसी तरह सबमिट टाइप। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके लिए एक बटन होता है सबमिट का, तो उसकी जो टाइप होती है वो सबमिट टाइप होती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि एक रीसेट, जैसे अगर आपने पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए आप रीसेट यूज़ करते हो, उसके लिए एक बटन दिया हुआ होता है रीसेट का, तो आप वहाँ से क्या करते हो, रीसेट कर लेते हो। तो इसी तरह रेस रीसेट एक टाइप हो गई। तो इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमने दे दिया फर्स्ट नेम, इसके बाद हमने दे दिया लास्ट नेम, ये हमने यहाँ पर आईडी टैग्स हमने टाइप दे दी। इनपुट में टैग्स मतलब कि जो टाइप है वो ओनली टैक्स्ट जो है वो टैक्स उसमें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आईडी दे दी हमने, उसके बाद नाम में वही दे दिया और रिक्वायर कर दिया। अच्छा, इस रिक्वायर का मतलब ये है कि ये अगर आप फिल नहीं करते, बाज़ जगह आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक स्टैटिक कीवर्ड ऊपर दिया हुआ होता है, और अगर आप उसको डायरेक्ट सबमिट कर दें तो वो कहता है कि फिल आउट। इसका मतलब ये है कि इसने रिक्वायर लगाई हुई है, रिक्वायर्ड कीवर्ड, जो ये करता है कि जब तक कि अगर ये एम्प्टी ये चीज़ हो तो वो आगे नहीं बढ़ता है। तो वो कहेगा कि पहले आप इसे फिल करो और उसके बाद आप आगे बढ़ो। तो इस तरीके से जो ये रिक्वायर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। इसी तरह हमने सेकंड में हमने लास्ट नेम यूज़ किया, इसी तरह उसके बाद हमने एक ईमेल यूज़ किया, और इसी तरह एक हमने बटन यूज़ किया। इसको मैं फ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखें कि किस तरीके से फर्स्ट नेम आ गया, इसी तरह लास्ट नेम आ गया। यहाँ पर आप ईमेल देंगे, और यहाँ पर आपने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड जिस तरीके से होता है वैसे पासवर्ड है। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बी आर टैग हटा दूँ यहाँ से तो क्या होगा, कि वो हमें साथ शो करेगा। अब ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल साथ साथ यूज़ कर रहा है। ये आपका फर्स्ट नेम आ गया, ये आपका लास्ट नेम आ गया, ये ईमेल आ गया, और ये पासवर्ड, और ये सबमिट। इसी तरह और भी टाइप होती है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हटाता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर मैं बटन एक टाइप है, इसी तरह चेक बॉक्स, कलर, डेट। मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल डेट दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करेगा, ये डेट शो करेगा। इसी तरह
और भी बहुत सारी टाइप है। आप यहाँ पर आए और कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता देगा, कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, नंबर, पासवर्ड, रेडियो बटन, रेंज। और अगर आपको डायरेक्ट जिस तरह आपने सीवी में देखा होगा कि नंबर्स वगैरह लिखे हुए होते हैं और वो एक लिंक होता है, मतलब कि एक बटन होता है, तो आप उस पर क्लिक करने से डायरेक्ट बटन पर आप उस नंबर पर पहुंच जाते हैं। तो ये वही है। इससे यार टाइम हो गया, यूआरएल हो गया, वीक हो गया। कलर मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये कलर आ चुका है। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें मैं मुझे पूरी कलर प्रोवाइड कर दिए इसने। तो ये इनपुट टाइप है बेसिकली। अब ये देखिए ये हमने बना लिया है। अच्छा, फॉर्म में इसी तरह एक और चीज़ यूज़ किया जाता है, टैक्स एरिया। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉर्म में ऐसे होते हैं कि लास्ट में हमें कमेंट देना होता है कि कमेंट में हमें वो कमेंट में बताते हैं कि किस तरीके से हमारा जो भी फॉर्म वगैरह वो सबमिट हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैक्स एरिया। अब यहाँ पे नेम में दे दिया, कमेंट्स के तौर पर ये यूज़ किया जाता है। कॉल स्पैन, अब इसका क्या मतलब है? कॉल्स 20 रॉस 4। इसका मतलब ये है कि आपने पैराग्राफ में जिस तरह टेबल में देखा था कि हमें 3 कॉलम, मतलब कि हमारा जो डेटा जो है केमिस्ट्री वाला, उसमें जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसकी टीचर एक है और क्लास जो है 9 10। तो हमने क्या किया, 2 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दिया था, तो वो कॉल स्पेन कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे हमने टैक्स एरिया में दे दिया कि जो इसकी रेंज है वो 20 कॉलम तक जाए, मतलब कि 20 अल्फ़ाबेट्स ये समझ लें, और उसकी जो रॉ है वो 4 रॉ बन जाए। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से टैक्स एरिया इसमें काम किया है। मैं एक बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। ये मैंने लाइन ब्रेक कर दिया। अच्छा सॉरी, टैक्स एरिया से मैंने ये टैग ही हटा दिया। तो अब ये शो करेगा परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर 4 रॉ दी हुई है, इस 4 रॉ में आप इसकी जो लाइन बनेगी वो 4 लाइन बनेगी। तो इस तरीके से ये काम करता है टैक्स एरिया। अब इसी तरह ये रेडियो बटन है, बताया था मैंने किस तरह ये काम करता है रेडियो बटन। फॉर्म जिस तरह हमने पहले लिया था फॉर्म वैसे ले लिया, पैराग्राफ टैग दे दिया, उसके बाद हमने बी आर टैग यूज़ किया लाइन ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हमने इनपुट जो दिए वो टाइप 3 दिए। हमने 3 इनपुट को यूज़ किया है, ठीक है। पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट। पहले इनपुट पे हमने रॉक दे दिया, दूसरे में पॉप दे दिया, तीसरे में जैज़ दे दिया। अब हमने टाइप जो तीनों की क्या कर दी, रेडियो टाइप कर दी, क्योंकि हमें तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। और नेम हमने तीनों का सेम दे दिया, अगर हम नेम अलग करते तो ये रेडियो बटन काम नहीं करेगा, तो इस वजह से ये देना ज़रूरी है। नेम हमने सेम कर दिया और जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या तीनों की अलग अलग है।
तो ये इस तरीके से रेडियो बटन आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह चेक बॉक्स है। अब जिस तरह ये हमने क्या किया, यहाँ पर भी तीन डेटा लिया है और तीनों में चेक बॉक्स हमने टाइप दे दिए और नेम तीनों का हमने सेम रखा है। इसलिए सेम रखा है क्योंकि जो हमें चेक बॉक्स करना है वो सेम है। मल्टीपल चेक बॉक्स भी आप कर सकते हैं और नेम में अलग अलग वो इसकी जो वैल्यू है वो तीनों की अलग अलग होगी। तो ये आपका ये चेक बॉक्स है। इसी तरह फॉर्म में सेलेक्ट यूज़ किया जाता है। मतलब कि उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं। अब ये देखिए, अभी हमने सेलेक्ट टैग यूज़ किया और उसमें हमने नेम दे दिया मंथ। ये सारे मंथ दिए हुए। आईडी हमने फॉर एग्जांपल ये दे दी सिंपल। और उसके बाद एक और उस सेलेक्ट के अंदर जो टैग यूज़ किया जाता है ऑप्शन यू टैग यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये हम सिलेक्शन ऑप्शन से काम कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पर सारे शो कर रहे हैं। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहे तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा और आपको समझ भी इजी आ जाएगा काफ़ी जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। अब इसी सेलेक्ट बॉक्स को अगर आपको स्टाइलिंग वगैरह देनी हो तो आपने यहाँ पे इसने कर दिया साइज़ जो है वो 3 है। अब साइज़ 3 से क्या होगा कि यहाँ पे हमें 3 शो होंगे, बाकी हमें स्क्रॉलिंग प्रोवाइड कर देगा, उससे स्क्रॉल कर सकते हैं। अब इसी तरह आप इसकी टाइप फ़ाइल भी मैंने बताई थी, फ़ाइल भी हो सकती है, सबमिट भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं टाइप। जिस तरह रीसेट टाइप होती है इसी तरह अब एक बटन भी एक टाइप होती है। और इनपुट टाइप को आप इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं जिस तरह आपने हॉरिजॉन्टल लाइन जब मैंने पढ़ाया था तो उसकी विड्थ और हाइट हमने दी थी। विड्थ से हमने विड्थ बढ़ा दी थी और एक और चीज़ यूज़ किया था उसमें हमने साइज़। तो साइज़ क्या कर रहा था, वो हाइट का काम कर रहा था साइज़। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो अमेरिकन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब जिस तरह आपने कलर देखा होगा, जब मैंने कलर इंपोर्ट कलर यूज़ किया था तो उसकी स्पेलिंग थी वो COLOR स्पेलिंग थी। और मेरे जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें यू भी यूज़ किया जाता है। तो इस बात का भी आप ख्याल रखा करें। अच्छा, अब मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ये कमेंट हो गया, इसे भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट में जब प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो उसमें लास्ट में एक ऑप्शन होता है कि पहले जो प्राइस थी वो थी 500 और डिस्काउंट करने के बाद 20% या 30% डिस्काउंट करने के बाद उसकी रेट जो हो जाती है वो हो जाती है 400। तो उसके लिए भी एक टैग यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक टैग यूज़ करता हूँ डिलीट। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 1999 और इसी के बाद मैं लिखता हूँ इंसर्ट।
और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1899। अब मैं इसको अगर चेक करूँ, ये देखें, ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये प्राइस जो है वो कट हो गई और ये प्राइस आ गई। बेसिकली हुआ क्या कि ये अंडरलाइन एक टैग है और ये आपका स्ट्राइक टैग है, तो ये दोनों एक ही काम करते हैं। स्ट्राइक से भी ये हो जाएगा और अंडरलाइन से भी ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट में कोई यूट्यूब लिंक लगा दें तो वो किस तरह आप लगा सकते हैं, तो उसके लिए एक टैग यूज़ किया जाता है आई फ्रेम। तो अब जैसे जैसे ये वीडियो मुझे अपनी वेबसाइट पर लगाना है तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा। सिंपल ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ एक शेयर बटन ऑप्शन है, तो यहाँ पर सिंपल शेयर पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि आपको किसके साथ शेयर करना है, ये किस प्लेटफॉर्म के साथ। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे एक एम्बेड ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है जो मैंने बताया था आई फ्रेम टैग, तो यहाँ से आप इसे कॉपी कर लें। अब कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपने VS कोड में और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये आई फ्रेम ये एक टैग है, उसके बाद इसने विड्थ दे दी, हाइट दे दी, सोर्स दे दिया यूट्यूब से जहाँ रहे, उसके बाद टाइटल इससे बता दिया, इसलिए इसी तरह फ्रेम बॉर्डर दे दिया जो साइड में जो बॉर्डर होते हैं, इसी तरह अलाउ कर दिया बहुत सारी चीज़ें, एक्सीलरोमीटर, इसी तरह आउट टू प्ले कर दिया। आपने देखा होगा जैसे ही आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो यूट्यूब जो है प्ले हो जाता है, तो वो इसी की मदद से होता है, आउट टू प्ले से। ये सारी चीज़ें इसमें कर दी। अब मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ अपनी वेबसाइट पर। ओके, ये आपकी वेबसाइट पर ये आ चुका है। अच्छा, आपने जिस तरीके से वीडियो का लिंक लगाया है कि किस तरीके से आप वीडियो लिंक लगा सकते हैं जिस आई फ्रेम टैग में, तो इसी तरह अब हम वीडियो लगाते हैं कि किस तरीके से वीडियो लिंक लगा सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपने सिंपल इस फोल्डर पर जाना है, जहाँ पर आपकी ये फ़ाइल है, तो ये फ़ाइल आपकी आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, क्योंकि ये अच्छा तरीका होता है कि अगर आप इमेजेस वगैरह भी लगा रहे हैं तो आप उसमें इमेजेस का आप फ़ोल्डर बनाएं और उसके बाद आप वहाँ पर इमेजेस वगैरह डालें। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो का एक फ़ोल्डर बना दिया हूँ और यहाँ से एक वीडियो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ से जाता हूँ यूट्यूब पर, और यहाँ से मैं नात वगैरह कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ये वीडियो आ रही है तो मैं पहले सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर YouTube होता है तो आप यहाँ पर सिंपल UBE को हटा दें और उसके बाद आप यहाँ से MP3 भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो भी। तो मैं सिंपल अभी मुझे वीडियो डाउनलोड करनी है तो मैं वीडियो यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ MP4 पर सेलेक्ट किया और यहाँ से डाउनलोड पर चला गया।
मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो यहाँ से वीडियो डाउनलोड हो रही है। सिंपल ये वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जाता हूँ फ़ोल्डर पर और यहाँ डाउनलोड पर ये वीडियो आ चुकी है। तो मैं यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और बैक जाऊँगा तो डायरेक्ट उसी पाथ में मुझे ले जाएगा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ये वीडियो। अब मैं जाता हूँ VS कोड पर और यहाँ पर देखें आप कि ये वीडियो आ चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, एक टैग यूज़ करना है, टैग वीडियो। तो मैंने ये वीडियो टैग फ़िलहाल यूज़ कर लिया। अब क्या करना है मुझे कि अब मैं सिंपल इसकी विड्थ और हाइट दे देता हूँ। तो विड्थ मैं दे देता हूँ 500 px मतलब कि पिक्सल, और इसकी जो हाइट है, हाइट दे देता हूँ मैं 300। और उसके बाद एक और चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, कंट्रोल। अब ये कंट्रोल क्या काम करता है? कंट्रोल का मतलब ये है कि जैसे ही वीडियो ऑन होती है तो प्ले होती है तो उसमें प्ले ऑप्शन होता है, इसी तरह पॉज ऑप्शन होता है, इसी तरह वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इसके बाद एक मैं टैग यूज़ करता हूँ सोर्स का। इस सोर्स में सबसे पहले मैं src लिखता हूँ तो ये मुझे सोर्स दे देगा। अब यहाँ से मैं इस वीडियो का इस वीडियो की पाथ दे देता हूँ, जो भी इस वीडियो की पाथ है। तो सिंपल मैंने यहाँ से वीडियो की पाथ दे दी। उसके बाद मुझे टाइप बतानी होगी कि किस टाइप की वीडियो है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीडियो स्लैश MP4। इसी तरह एक और मैं टैग यूज़ करूँगा, यही सोर्स वाली। अभी मैं बताता हूँ कि ये टैग मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। दोबारा वही टैग, यहाँ से भी मैं पाथ देता हूँ और यहाँ से भी टाइप दे देता हूँ वीडियो स्लैश वेब एम, और यहाँ से भी मैं दे देता हूँ वेब एम। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर विथ और हाइट यूज़ किया है और कंट्रोल का मैंने बताया कि ये कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, जिस तरह वॉल्यूम हो गई, इसी तरह प्ले हो गया, पाउस हो गया। अब जो सेकंड मैंने सोर्स दिया है, इस सोर्स में मैंने सबसे पहले पाथ दे दिया वीडियो का, जिस फोल्डर पर है, और इसकी टाइप बता दी कि ये टाइप कौन सी है, MP4 टाइप की है। ये देखिए यहाँ पर, आप देखें MP4 यहाँ पर भी है। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक और सोर्स टैग वही यूज़ किया और उसमें मैंने इस वीडियो की पाथ दे दी, और आखिरी में जो एक्सटेंशन मैंने यूज़ किया वेब एम। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने वेब एम यूज़ किया है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई ब्राउज़र जो है वो इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता, MP4 फॉर्मेट को, तो वो क्या करेगा, ये वेब एम के थ्रू उसको भी यूज़ कर लेगा। वेब एम के थ्रू इस वीडियो को वो सपोर्ट कर लेगा। ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा है योर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। अगर ये वीडियो टैग यूज़ सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब कि MP4, तो वो वेब एम से क्या होगा कि जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगी। अब मैं जाता हूँ सिंपल ब्राउज़र पर। इसी तरह सेम आपने क्या करना है ऑडियो का। तो ऑडियो टैग भी मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, ऑडियो डाउनलोड कर लेता हूँ।
फाइल पर आपको जाना है और यहाँ से इस UBE को हटा देना है। जैसे ही आप UBE हटाते तो आपको एक इंटरफेस इस तरह मिल जाएगा। तो यहाँ से सेलेक्ट MP3, आपने क्या किया, यहाँ से डाउनलोड कर लिया ऑडियो। अब ये डाउनलोड हो चुका है। मैं सिंपल यहाँ क्या करता हूँ कि जिस तरह मैंने वीडियो यूज़ किया है तो इसी तरह एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर ऑडियो लिखता हूँ। और जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया था ऑडियो, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है आपको जिस तरह आपने वीडियो में किया था। अब मैं क्या करता हूँ, ऑडियो टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पर वैसे ही कंट्रोल्स दे देता हूँ ताकि वीडियो जो है प्ले करे और प्ले पाउस वॉल्यूम वगैरह सारी चीज़ें करे। अब मैं यहाँ पर सोर्स देता हूँ और इस सोर्स में ऑडियो सोर्स दे देता हूँ और इसकी टाइप भी दे देता हूँ कि जो टाइप है ऑडियो स्लैश MP3। इसी तरह एक और मैं सोर्स यूज़ करता हूँ OGG। अब ये OG क्या है, MP3 तो आप सबको पता है कि MP3 एक ऑडियो फॉर्मेट है। तो OGB एक फॉर्मेट है। ये क्या करता है, अगर आप कोई पुराने ब्राउज़र पर यूज़ कर रहे हैं ये वेबसाइट, तो उस पर भी ये सपोर्ट कर लेगा। जिस तरह के MP4 जो है वो ज़्यादातर अब जो ब्राउज़र यूज़ किया जाता है वो क्रोम यूज़ किया जाता है, तो इस पर MP4 जो सपोर्ट करता है। लेकिन बाज़ ब्राउज़र पर MP4 सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए हमने क्या किया था, WebM यूज़ किया था। इसी तरह इसमें भी हमने जो यूज़ किया है OGG। अगर कोई पुराना ब्राउज़र कोई चलाता है या यूज़ करता है तो उसके लिए ये ऑडियो ये भी सपोर्ट कर लेगी। इसमें विथ हाइट की नीड नहीं है, तो सिंपल मैं ये चला के देखता हूँ। जिस तरह मैंने बताया था कि वीडियो में वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, तो सेम इसी तरह इसमें भी आप कर सकते हैं। ये वीडियो आप डाउनलोड का भी ऑप्शन दे रहा है और प्ले स्पीड वगैरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी HTML की, जो तकरीबन मैंने तमाम चीज़ें बता दी है। HTML के जितने भी टैग्स है वो तकरीबन मैंने तमाम टैग्स बता दिए हैं जो कॉमन जो यूज़ किए जाते हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि ID और क्लास, ये पहले भी मैंने बताया था, एक दफ़ा अगेन बता दे रहा हूँ कि आप ये समझ लें ID और क्लास, क्योंकि जब अब हम जाएंगे CSS में, तो CSS में जो डिज़ाइन करते हैं वो इसी तरीके से क्लास और ID के थ्रू डिज़ाइन करते हैं। सिंपल मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर एक मैं पैराग्राफ टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लॉरेम लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक ID दे देता हूँ पैरा, और क्लास दे देता हूँ पैरा 1। इसी तरह एक और मैंने पैराग्राफ बनाया और इसमें मैंने दे दिया क्लास पैरा 2। और यहाँ पर भी मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ।
अब मैंने यहाँ पर सिंपल मैंने 2 पैराग्राफ लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका ये साइज़, ये दोनों जो टैक्स है, इस इन दोनों का टैक्स जो साइज़ है वो सिंपल एक ही साइज़ हो और कलर दोनों का एक ही हो। बट एक चीज़ और चाह रहा हूँ कि मैं इसमें जो फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है वो फ़ॉन्ट कुछ और यूज़ हो। मतलब कि इसमें मैं कुछ यूनिक एरियल या कैलिब्री इस तरह के फ़ॉन्ट्स वगैरह काफ़ी सारे होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों का जो टेक्स्ट साइज़ है वो सेम रहे और जो इसका ये फ़ॉन्ट इसका चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैंने आईडी यूज़ किया। आईडी और क्लास में मैंने दोनों यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? आईडी जो होता है वो एक यूनिक होता है। अब जिस तरह अगर आप बात करें सीएनआईसी का, तो सबका सीएनआईसी नंबर डिफरेंट होता है, तो इसी तरह ये आईडी कहलाता है। और क्लास की बात करें तो ये क्लास सेम हो सकते हैं सबके। अगर आप जैसे कहीं पर आप ये क्लास में स्कूल में देख लिया टीचर्स वगैरह में कि स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट का जो नाम होता है वो काफ़ी सारे के नाम जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट उनकी जो आईडी होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट है। अब मैं बता दूँ इसको, अभी डिज़ाइन करता हूँ कि सबसे पहले जो सीएसएस को यूज़ किया जाता है वो 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। एक होता है इंटरनल लिंक, एक होता है एक्सटर्नल लिंक, और जो तीसरा होता है वो होता है इनलाइन सीएसएस। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इनलाइन सीएसएस का मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर H2 टैग है, मैं इसको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आ रहा है वेलकम टू डेवलपमेंट ज़ोन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो अलाइनमेंट है वो सेंटर पर आ जाए। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ अलाइन और यहाँ लिख देता हूँ सेंटर। अब क्या होगा कि ये डायरेक्ट सेंटर पे ये आ गई है ये टैग्स। तो इस तरीके से स्टाइल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर स्टाइल की बात करूँ, इसमें स्टाइल मैं दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ में इसका कर देता हूँ लार्जर, और कलर मैं कर देता हूँ ब्राउन। तो ये मैंने अभी 2 चीज़ यूज़ किया है। तो अब यहाँ पर देखिए कलर भी हो गया और अपना जो टैक्स है वो सेंटर में आ गया। तो ये क्या कहलाता है? ये इनलाइन सीएसएस कहलाता है। अगर आपको एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है स्टाइल, और इस स्टाइल में मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक आईडी और क्लास दी थी यहाँ पर इस पैराग्राफ में। तो मैं क्या करता हूँ कि इस आईडी पर जाता हूँ यहाँ पर सीएसएस में, और जो आईडी को एक्सेस करते हैं वो आप हैशटैग से यूज़ एक्सेस करते हैं और क्लास को एक्सेस करते हैं डॉट से। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ हैशटैग और इस क्लास का नेम दे देता हूँ पैरा, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। तो ये क्या किया, इसने एक्सेस कर लिया इस पैराग्राफ को। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। इसी तरह मैं यहाँ से कलर भी दे सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ये कलर दे दिया। इसी तरह और भी बहुत सारे ऑप्शन है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको मैं कर दिया अपर केस। ये 3 मैंने अभी यूज़ किया है। अच्छा, और आईडी की जो मैं बात कर रहा था क्लास की, ये तो मैंने आईडी यूज़ किया है अभी। और अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का फ़ॉन्ट जो है वो सेम कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डॉट पैरा 1 कॉमा पैरा 2। अब इन दोनों का मैं फ़ॉन्ट जो है वो सेम करता हूँ। मैंने ये फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया। अब ये देखिए, ये इस पैराग्राफ का पैरा 1 और पैरा 2, इन दोनों का जो पैराग्राफ है दोनों का फ़ॉन्ट सेम होगा। और जो मैंने पैरा में यूज़ किया है इस आईडी के थ्रू, इनमें ये चीज़ें ऐड हो जाएगी, आइटम्स, कलर्स और ट्रांसफॉर्म। अब मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो दोनों का सेम है फ़ॉन्ट। अब मैंने इसको अलग से और कुछ फॉर्मेट्स इसमें दिया था। मैंने इसे कलर दिया था,
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दिया था और सेंटर दिया था। तो ये आपका एक्सटर्नल सीएसएस कहलाता है। अभी इसकी तरह एक और मैं पैराग्राफ लेता हूँ और उसमें इसको मैं क्लास दे देता हूँ पैरा 3। अब मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। अब मैं क्या करता हूँ, इस सी एस एस को लिंक करवाता हूँ इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल पर। तो जो भी एक्स्ट्रा डेटा वगैरह होता है, जो भी हमें लिंक्स वगैरह करवाने होते हैं, तो वो इस हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिंक सी एस एस लिखा और यहाँ से अपनी फ़ाइल का नाम दे दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। यहाँ पे ये स्टाइल डॉट सी एस एस है, तो इस फ़ाइल को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस से। तो मैंने क्या किया, डॉट क्लास को एक्सेस करते डॉट से, और यहाँ पे मैंने दे दिया पैरा 3। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको सबसे पहले इस पैरा का बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे दिया बिस्क्यू। उसके बाद इसको मैं देता हूँ इस टेक्स्ट का कलर। इस टेक्स्ट का कलर मैं दे देता हूँ क्रिम्सन। इसी तरह इस टेक्स्ट को अलाइन कर देता हूँ जस्टिफाई। इसी तरह तो ये सारी चीज़ें, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर कंट्रोल स्पेस, जैसे आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं एक साथ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर विथ है, हाइट है, मार्जिन है। अब मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, फ़िलहाल मैं अभी इतना दिखाता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये कंटेंट, ये पैराग्राफ मैंने लिखा था, इसका कलर चेंज हुआ है अभी फ़िलहाल। तो ये कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, पैरा 3। ये सबको पहले मैं कॉपी कर कमिंग आउट कर देता हूँ। इस स्टाइल को भी मैं कमिंग आउट करता हूँ। अभी 3 CSS होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो इनलाइन, और उसके बाद एक्सटर्नल, और उसके बाद होता है इंटरनल।
अब सिर्फ ये पैराग्राफ है। तो अब मैं दोबारा इसे ऑन करता हूँ लाइव सर्वर पर। अच्छा, इसमें मैंने गलती ये कर दी कि ये जो मैंने पाथ दिया है, ये पाथ मैंने यहाँ पर गलत दिया है। यहाँ पर जो पाथ है, इस ऑडियो क्लास 2 एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक ऑडियो फ़ोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर style.css फाइल है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर एक्सेस किया नहीं है और डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन दे दिया। अब मैं यहाँ से भी इसको क्रिएट कर सकता हूँ। सिंपल क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाना है और यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है फॉलो लिंक। अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया और उसके बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, ब्लू कलर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्लू कलर पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे पूछ रहा है ये फ़ाइल क्रिएट करनी है नहीं, तो मैं सिंपल यहाँ से फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब ये वर्क करेगा और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं जाके चेक करूँगा तो ये बैकग्राउंड कलर भी हो गया और इसका टेक्स्ट भी चेंज हो गया। तो जब आप भी इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, तो उसे आप सॉर्ट आउट करें, ना कि पहले आप खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। नहीं होता उसके बाद आप फिर किसी से पूछें। और ये गलती ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्रामर है उससे भी कोई गलती नहीं हो। तो इंसान, ज़ाहिर सी बात है, गलती होती है, सबसे ही होती है। तो इस तरीके से अब मैं चाह रहा हूँ कि क्या करूँ, इसी तरह और 3-4 पैराग्राफ मैं बनाता हूँ। एक पैराग्राफ जैसे ये है, इसी तरह एक और मैंने पैराग्राफ बनाया और इसी तरह एक और पैराग्राफ मैंने बना दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन तमाम पैराग्राफ्स का जो भी टैग्स है वो अपर केस हो जाए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट पी टैग यूज़ करूँगा जो प्री डिफाइंड पहले से टैग है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि टैग्स ट्रांसफॉर्म और उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया अपर केस। अब जितने भी पैराग्राफ है सबका टैक्स क्या हो जाएगा, अपर केस हो जाएगा। अब इसी तरह और भी काफ़ी सारे टैग हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मार्जिन और पैडिंग का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मार्जिन और पैडिंग का क्या है, मार्जिन का मतलब ये है कि आप साइड से कितना गैप देना चाहते हैं। मतलब इस साइड से आप, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर पेंट चेक करता हूँ मैं, ये सिंपल मैंने दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ टैक्स लिख देता हूँ। और इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ मैं। अब एक और स्क्वायर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे मार्जिन देना हो तो वो क्या करेगा, ये गैप को और इंक्रीज़ करेगा, बाहर की साइड से वो गैप को बढ़ाएगा। लेकिन अगर मुझे पैडिंग देना हो तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को बाहर की साइड फेंकना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, पैडिंग दूँगा। इस तरीके से मार्जिन पैडिंग काम करता है। तो मैं सिंपल अभी देता हूँ मार्जिन और यहाँ से दे देता हूँ 30 पिक्सल। अब जैसे ही यहाँ पे 30 पिक्सल दिया तो तमाम जगह से इसने 30 पिक्सल स्पेस ले लिया। देखिए यहाँ से भी ले लिया, टॉप से भी, राइट से भी, लेफ़्ट से भी और डाउन से भी। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्पेसिफ़िक सिर्फ मुझे टॉप से देना है मार्जिन, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल
मैं इस मार्जिन को क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो मैं मार्जिन टॉप से दे देता हूँ। अब मार्जिन टॉप से मैं जब दूंगा तो ये देखिए सिर्फ टॉप से स्पेस दिया है और कहीं से स्पेस नहीं दिया है। अब इसी तरह पैडिंग है। अब मैं ये क्या करता हूँ, इसको पैडिंग का बताता हूँ। पैडिंग भी मैंने दे दिया 30 पिक्सल। अब ये अंदर के साइड से ये मुझे कर देगा। अब देखिए इसमें आप देखिए मैंने कलर किया हुआ था, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये टेक्स्ट क्या कर रहा है, बाहर की तरफ से अंदर जा रहा है, पैडिंग कर रहा है। और जो मार्जिन था वो क्या कर रहा था, बाहर से हमें गैप ज़्यादा दे रहा था। मैं इस मार्जिन को हटाता हूँ। मार्जिन तो वैसे टॉप पर है तो इसी वजह से सेट है। मार्जिन मैंने टॉप से दिया हुआ है। अब मैं मार्जिन ऑल ऑफ चारों साइड से दे दूँ तो फिर आप देखें। अब ये देखिए यहाँ से भी मार्जिन ये लिया हुआ है, बाहर के साइड से मार्जिन लिया हुआ है, और टेक्स्ट जो है वो अंदर के साइड से पैडिंग दे रहा है। अब मैं टेक्स्ट को और पैडिंग और देता हूँ इसको 50 पिक्सल। तो अब ये और ज़्यादा अंदर चले आएगा। अब देखिए ये जो एरिया है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है और टेक्स्ट जो है बिल्कुल अंदर के साइड आते जा रहा है। तो ये मार्जिन और पैडिंग का ये काम है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरी बॉडी में हो, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैंने पी टैग हटाया और यहाँ से दे दिया सिंपल बॉडी। तो अब ये पूरे हर जगह से ये इसने क्या कर लिया, पैडिंग भी ले लिया, मार्जिन ले लिया हर जगह से। अब इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो मैं सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और कलर दे देता हूँ मैं अपना 14 अगस्त चल रहा है तो इसको 14 अगस्त की निस्बत से मैं इसको कलर दे देता हूँ। और अब देखिए ये इस तरीके से बैकग्राउंड कलर भी हो गया। और फ़ॉन्ट फैमिली मैंने चेंज नहीं किया है, तो मैं इसका फैमिली फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली, अब यहाँ से काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो मैं सिंपल यूज़ करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। तो ये फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है। अब इसी तरीके से आप कोई भी स्पेसिफ़िक टेक्स्ट में भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने इसको टेक्स्ट दिया था, अब मैंने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस किया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, और अब मैं डायरेक्टली H2 को एक्सेस करता हूँ। तो अब क्या होगा कि मेरे पास जितने भी H2 टैग्स होंगे यहाँ पर, वो ये सब पर अप्लाई कर लेगा। यहाँ पे मैंने दे दिया कलर, इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल, ये मैंने कर दिया। अब मैं जाऊंगा तो अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट होंगे, जितने भी हेडिंग्स वगैरह होंगे, वो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और साइज़ मैं छोटा करता हूँ, काफ़ी साइज़ बड़ा हो चुका है ये। अब मैं जैसे ही इसको चेक करूँगा तो अब देखें यहाँ पे जितने भी H2 टैग होंगे वो सब पर ये काम करेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड वाले में इसका कलर चेंज हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसकी आईडी देनी होगी। सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट का जो कलर वो चेंज हो जाए, तो मैं सिंपल यहाँ पे देता हूँ आईडी और यहाँ पे दे देता हूँ हेड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ इस वाले में, और यहाँ से सिंपल हैशटैग से आईडी को एक्सेस करते, तो मैंने हेड लिखा और यहाँ से इसको कलर चेंज कर देता हूँ कि अपना पर्पल। अब मैं यहाँ से आऊँगा तो इसका कलर बैकग्राउंड चेंज करता हूँ ताकि ये क्लियर वाज़ेह हो। अब देखिए क्लियर वाज़ेह हो रहा है। तो अब सिंपल ये कि स्पेसिफ़िक हेडिंग को मुझे चेंज करना था, इसमें मुझे डिज़ाइनिंग करनी थी, तो इस तरीके से डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में और काफ़ी सारी चीज़ें CSS के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, HTML के तकरीबन काफ़ी सारे टैग्स पढ़ लिए हैं। और CSS में मैंने बताया था कि तीन तरीके से CSS यूज़ कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल लिंक, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इनलाइन। तो इनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, यहीं से आप स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये इनलाइन CSS कहलाता है। और मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया था स्टाइल टैग में, तो ये एक्सटर्नल CSS, ये इंटरनल CSS कहलाता है। इसलिए कहलाता है क्योंकि ये इसी फाइल में हमने CSS डिज़ाइन वगैरह करे थे। और एक्सटर्नल ये स्टाइल हमने एक अलग से एक फ़ाइल क्रिएट की style.css की। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कॉमन नाम ये यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से मैंने ये यूज़ किया है। और इसी तरीके से अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो तो आप ज़रूर फ़ीडबैक में हमें अपना फ़ीडबैक दें कमेंट्स में। और कोई भी क्यूरीज वगैरह हो तो आप डिस्क्रिप्शन से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।